सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। यूपी स्कॉलरशिप का सेशन होता है 2023-24। इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी तक आपका सेलेक्ट कोर्स नहीं हो रहा था, अब वेबसाइट सही तरह से काम कर रही है, सेलेक्ट कोर्स भी हो रहा है। तो प्रॉपर यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी आप भर लीजिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, बीए बीएससी बीकॉम जो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स हैं, उनका आपको फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरना है, वो आप कैसे भरेंगे। ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट 2023-24 जिनका ही सेशन रहता है, वे फ्रेश फॉर्म पहली बार फॉर्म कैसे भरेंगे, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां पर क्लिक कर आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपकी न्यूज़ वगैरह रहेंगी कि लेटेस्ट कोई भी न्यूज़ आती है, कोई नोटिस आता है, तो वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। किस तारीख को हमारी लास्ट डेट रहेगी यूपी स्कॉलरशिप की, वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर हमारी इंस्ट्रक्शन रहती हैं, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहती है, ये सारी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमें क्या करना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टूडेंट पोर्टल पर जाते हैं। तो स्टूडेंट पोर्टल पर जाने के बाद हमारे सामने कुछ ये ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। क्योंकि हम पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आ गए हैं। अब इनकी बात करते हैं। देखो ये बॉक्सेस हैं, इनके बारे में आप अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि अगर आपने गलत बॉक्स का चयन कर लिया वो फॉर्म आपका गलत हो जाता है। अलग अलग जो बॉक्स हैं ये अलग अलग बच्चों से संबंधित होते हैं। अब इनके बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स की बात करते हैं। तो अगर आप हिंदू हैं, आपका जो धर्म है वो हिंदू है, और हिंदू में भी SC ST और जनरल कैटेगरी के आप हैं, हिंदू आपका धर्म है और जो वर्ग है आपका वो SC है या ST है या फिर जनरल है, तब आपका ये बॉक्स रहेगा। इन सभी ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन का चयन करना होगा। लेकिन अगर आप हिंदू हैं, हिंदू में भी OBC कैटेगरी के हैं आप, तब आपका ये बॉक्स रहेगा। OBC वाले स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, हिंदू OBC वाले स्टूडेंट। लेकिन अगर आप हिंदू नहीं हैं, हिंदू के अलावा आप चाहे कुछ भी हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, चाहे आपका कोई भी धर्म है, तब आपका बॉक्स ये रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है माइनॉरिटी कैटेगरी वाला। माइनॉरिटी कौन है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सारे छात्र हैं अल्पसंख्यक विभाग में आवेदन करेंगे। अल्पसंख्यक जो आपके माइनॉरिटी हैं यहाँ पर ये करेंगे। अब लास्ट बॉक्स बच जाता है हमारा ये 9th-10th के लिए है। तो हम यूनिवर्सिटी लेवल के कोर्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। अब इनके अंदर की बात कर लेते हैं। जो अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं इनका क्या मतलब है। सब में प्री मैट्रिक दिया हुआ है। अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं तब आप प्री मैट्रिक पर क्लिक करेंगे। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे आप हर जगह। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल का कोई कोर्स कर रहे हैं, 12th के बाद आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं कोई, या मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, तब आपका ऑप्शन रहता है पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट। मतलब इंटरमीडिएट के अलावा हम कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं पोस्ट मैट्रिक का, 10वीं के बाद वाला कोर्स, तब पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट वाले में हम क्लिक करेंगे। इस वीडियो में हम ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी SC कैटेगरी के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, तो हमारा हिंदू धर्म में SC हमारा यहाँ आ जाता है। एक और अब बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम में OBC हैं, तब आप इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं बच्चे। मुस्लिम अगर OBC आप हैं तो आपका ऑप्शन ये रहेगा, ये वाला लास्ट वाला, क्योंकि मुस्लिम वाले यहीं पर फॉर्म भरेंगे बच्चे। तो हम SC कैटेगरी के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के लिए भरने वाले हैं, तब हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट। पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट पर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसे ऑप्शन खुल जाते हैं कि 11th-12th से अतिरिक्त जो हमारे स्टूडेंट है, फ्रेश कैंडिडेट, उनके लिए अब ये रजिस्ट्रेशन होगा। तो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब इनकी बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन में आपको कौन कौन से ऑप्शन भरने हैं, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इस फर्स्ट ऑप्शन में आपको अपने उस ज़िले को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। किस ज़िले के आप हैं, रहने वाले कहाँ के हैं, उससे मतलब नहीं है। किस जिले में आपका कॉलेज पड़ता है, तो जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं कौन सा जिला है, उस जिले को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अपना जिला हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका जिला है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा।
फर्स्ट ऑप्शन में जिला सिलेक्ट कर लेने के बाद सेकंड ऑप्शन में शिक्षण संस्थान वाले में आपको अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है। जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो आपने सेलेक्ट कर लीजिए। एक नाम से कई कॉलेज आते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक नाम से कई कॉलेज आते हैं, तो ध्यान से आप अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना। अगर कॉलेज का नाम आप गलत सेलेक्ट करेंगे तो आपको आपका कोर्स नहीं मिलेगा जिसके लिए फॉर्म भर रहे हैं, दोबारा रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपकी क्या कैटेगरी रहती है। हम एससी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, अनुसूचित जाति, एससी के लिए फॉर्म भर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा धर्म। फोर्थ ऑप्शन में हमें अपना धर्म सेलेक्ट करना है, जो कि हिंदू ही आएगा, क्योंकि हमने हिंदू वाले बॉक्स पर क्लिक किया था तो हिंदू ही यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है हमारा छात्र छात्रा का नाम। यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी आपका नाम है 10th क्लास के सर्टिफिकेट में, वो नाम आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है। 10th क्लास के सर्टिफिकेट में जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख लीजिएगा। इसके अलावा लड़कियों के नाम में दिक्कत रहती है, उनके नाम में केएम लिखा हुआ है, कुमारी लिखा हुआ है, उसको लिखना है या नहीं लिखना है। उस कंडीशन में आप जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपका जो नाम लिखा है वो आप लिख लेना यहाँ पर, क्योंकि आधार कार्ड से ही आपका वेरिफिकेशन होता है। अब मोबाइल नंबर की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर फिल करना होगा। जो भी नंबर आपके आधार कार्ड में लगा हुआ है वही नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन इसी से होता है। अगर आधार कार्ड में नंबर नहीं लगा हुआ तो नंबर लगवाइए, पहले जाने के बाद आधार कार्ड में जाइए, नंबर चेंज कराइए, उसके बाद फॉर्म भरिए। आधार कार्ड वाला नंबर चाहिए यहाँ पर हमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाई स्कूल आपने किस साल में पास किया है। तो हम मान लेते हैं हमने 2021 में हाई स्कूल पास किया है, तो वो साल हम यहाँ पर फिल करेंगे। अब हाई स्कूल का कौन सा बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है, यहाँ पर कुछ बोर्ड आ रहे हैं, जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, जो भी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाई स्कूल का अनुक्रमांक रोल नंबर। अगर आपका रोल नंबर इस तरह से है DF30291, तो जो DF है वो यहाँ पर लिखा जाएगा और न्यूमेरिक कैरेक्टर यहाँ पर आएंगे। ABCD वाले यहाँ पर लिखेंगे आप, जो भी ABCD आपकी हो जाती है, और बाकी जो न्यूमेरिक कैरेक्टर हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इतना क्लियर है। अगर आपके रोल नंबर में शुरू में ABCD कुछ नहीं है तब आप डायरेक्ट यहीं पर लिखेंगे जो भी आपका रोल नंबर हो जाता है। कोई भी रोल नंबर जो आपका है 10th क्लास में, 10th क्लास का रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, अनुक्रमांक। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं स्वनिर्मित पासवर्ड की। 10th नंबर में और 11th नंबर में आपको अपना एक पासवर्ड बनाकर डालना है, एक पासवर्ड बनाना होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। अब पासवर्ड की बात कर लेते हैं, आप पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। आप अपना पासवर्ड कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मिनिमम 6 कैरेक्टर आपके पासवर्ड में रहने चाहिए, एक बड़ी ABCD कम से कम होनी चाहिए, एक छोटी ABCD कम से कम होनी चाहिए, एक स्पेशल लेटर भी होना चाहिए, और कुछ न्यूमेरिक कैरेक्टर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पासवर्ड में होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपना कोई पासवर्ड सेट कर सकते हैं। कुछ छोटा बड़ा करके कोई नाम लिख लीजिए, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर लगा दीजिए इस तरह से कोई, और कुछ नंबर लिख दीजिए आप। तो new@123 कुमार #321 हो जाता है। या फिर आपका डेली एंड 1 2 3 4 5, या आप डॉलर भी ले सकते हैं यहाँ पर एंड के स्थान पर। तो इस तरह से आप कोई भी अपना पासवर्ड बना लीजिए। जो भी आपका पासवर्ड बनता है उसे आपको इनबॉक्स में फिल करना है। हमने अपना पासवर्ड यहाँ पर और यहाँ पर फिल कर लिया है। जो भी पासवर्ड आपने बनाया है उसे 10 नंबर बॉक्स और 11 नंबर बॉक्स में फिल कर लेना। फिल कर लेने के बाद एक बार अपनी सारी डिटेल्स देख लेना, कुछ चीज़ गलत तो नहीं है। अगर सभी डिटेल्स सही हैं तो ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे इस बॉक्स में फिल करना है, 85756। फिल कर लेने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करना होता है। जैसे हम जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाता है। उस OTP को हमें अब यहाँ पर फिल करना होगा। OTP हमारे फ़ोन में आ गया है। जो भी OTP हमारे फ़ोन में आया है उसे हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। जो भी OTP आपका रहता है उसे आप फिल कर देना। OTP फिल करने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसे आपको फिल करना है। यहाँ पर हम इसे भी फिल कर देते हैं, 48616। फिल करने के बाद सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाता है। यहाँ पर हमारी रजिस्ट्रेशन संख्या लिखी हुई होगी, यहाँ पर हमारी बेसिक डिटेल्स लिखी हुई होंगी जो भी हमने रजिस्ट्रेशन में फिल की है। तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे आप कॉपी कर सकते हैं, कहीं पर नोट कर सकते हैं, और इस पेज को यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। इसे सेव कर लेना क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन की स्लिप होती है। अब रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, अब हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करते हैं।
अब हम दोबारा से यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। पहले हमने स्टूडेंट पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया था, अब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास है। अब हम लॉगिन करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में हम फ्रेश लॉगिन करते हैं, सेकंड और थर्ड ईयर में हमें फ्रेश लॉगिन नहीं करना होता, रिन्यूअल करना होता है। तो रिन्यूअल वाला ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने पिछले साल फॉर्म भरा था। फ्रेश लॉगिन हमारा फर्स्ट ईयर के लिए होता है। तो हम फ्रेश लॉगिन पर जाकर यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करते हैं, क्योंकि इसी ऑप्शन में हमने फॉर्म भरा था। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने हमसे रजिस्ट्रेशन की कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी, वे हमें फिल करनी होंगी। तब इस तरह से ये हमारा लॉगिन का पेज खुल गया है, लॉगिन पेज। यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 नंबर बॉक्स में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें अभी मिला है वो हमें यहाँ पर भरना है। 4 नंबर में यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया था। 5 नंबर बॉक्स में हमें अपना पासवर्ड भरना है। वो जो पासवर्ड हमने फिल बनाया था अपना एक नया और फिल किया था, छोटा बड़ा करके @ वगैरह लगाकर, वो हमें अपना यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है। और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया हुआ है उसे यहाँ पर हमें फिल करना है। ये सारी चीज़ें हम भी अपनी फिल कर लेते हैं। सारी डिटेल्स हमने अपनी फिल कर ली है। फिल करने के बाद अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, हमारा मेन डैशबोर्ड आ जाएगा हमारे फॉर्म का। यहाँ पर कुछ स्टेप लिखे हुए होंगे, ये सारे स्टेप हमें कंप्लीट करने होंगे। जो भी स्टेप हमारा कंप्लीट होता रहेगा इस तरह से ग्रीन यहाँ पर आता रहेगा, उसका कलर ग्रीन होता रहेगा, अभी ग्रे टाइप में है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ये सारे स्टेप लिखे हुए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। जो भी स्टेप आप कंप्लीट करते रहेंगे वो ग्रीन टिक करके ग्रीन टिक यहाँ पर आता रहेगा इस तरह से। तो ये हमारे स्टेप है। यहाँ पर आपके स्टूडेंट की डिटेल से लिखी हुई होगी, कुछ जो नहीं है वो आपके फॉर्म भरने के साथ साथ यहाँ पर आती रहेगी। अब हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप हो गया, रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, वो यहाँ पर ग्रीन टिक हो गया है, यहाँ पर भी ग्रीन टिक हो गया है। रजिस्ट्रेशन की स्लिप भी हमने प्रिंट कर लिया है, वो यहाँ से ग्रीन टिक ऑलरेडी आ गया है। अब हमें क्या करना है, डिजी लॉकर से सत्यापन करना है। अब डिजी लॉकर से सत्यापन करें इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। इस पर भी हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से डिटेल्स आएंगी। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ होगा। ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उस कैप्चा कोड को हम यहाँ पर फिल करते हैं 65872, और इस कंसेंट को यहाँ से साइन करते हैं, टिक करते हैं और जनरेट OTP पर क्लिक कर देते हैं। अब यूपी स्कॉलरशिप की तरफ से हमारे पास एक OTP आएगा। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास एक OTP आ जाता है यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट की तरफ से। अब OTP हमारे पास आ गया है। जो भी OTP आया है उसे हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। जो भी हमारा OTP है हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे हम यहाँ पर फिल करते हैं। उसे हमने यहाँ पर फिल कर लिया है, और इस कंसेंट को साइन कर सबमिट OTP पर क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करते हैं तो डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। अब तक हम यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे थे, अब हम डिजी लॉकर की वेबसाइट पे आ गए। ये डिजी लॉकर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर देखो आपके पास एक डिजी लॉकर का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है तो आप मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। अगर डिजी लॉकर की वेबसाइट पे या डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन आती है, एंड्रॉयड ऐप आता है, उसमें आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तब आप यहाँ पर साइन अप कर लीजिए। अगर आप साइन अप पर क्लिक करेंगे आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और एक 6 अंकों का पिन बनाना पड़ेगा, नया पिन बनाना पड़ता है। इतनी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पर आकर दोबारा साइन इन करना होगा। हमारा अकाउंट डिजी लॉकर पर पहले से ही है। इस कंडीशन में हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर फिल कर हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर अपना फिल कर लिया है। मोबाइल नंबर फिल कर लेने के बाद हमारे मोबाइल नंबर से जितने भी आधार कार्ड लिंक होंगे वे आधार कार्ड सारे यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी आपका आधार कार्ड है आप अपने नाम पर यहाँ पर टिक कर दीजिए, और जो 6 अंकों का पिन आप डिजी लॉकर अकाउंट बनाते टाइम बनाते हैं वो पिन आपको यहाँ पर फिल करना है। अब हम यहाँ पर जो भी हमारा नाम है इस पर टिक कर देते हैं और अपना जो पिन है उस पिन को यहाँ पर फिल कर देते हैं। हमने यहाँ पर अपने नाम पर भी टिक कर दिया है, पिन भी फिल कर दिया है। अब साइन इन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम साइन इन पर क्लिक करते हैं जो हमारा मोबाइल नंबर रहता है उस पर डिजी लॉकर की तरफ से एक OTP जाता है। OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आ गया है, उस OTP को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। जैसे हम OTP को फिल करते हैं
ये सबमिट ऑप्शन हमारा खुल जाता है। अब हम सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सबमिट करते हैं तो हमारा इस सेशन के लिए जो हमारा डिजी लॉकर पर हमारे आधार कार्ड की डिटेल्स हैं वे सारी यहाँ पर आ जाएंगी। हमारा फोटो आ जाएगा और हमारी बेसिक डिटेल्स सारी आ जाएंगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करना है। हम यहाँ से वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हम वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा डिजी लॉकर से सत्यापन करें इस ऑप्शन पर भी टिक आ जाता है। अब हमारा ये ऑप्शन भी टिक हो गया है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। अब हमें अपना फॉर्म भरना है स्कॉलरशिप के लिए, तब हम छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं अब हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब हमें अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की सारी डिटेल्स हमें अपनी देनी है। तो सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन एक स्टेप था, वो तो हमने कर लिया है। अब हमें शैक्षणिक की डिटेल्स देनी है, निजी देनी है, बैंक देनी है, शुल्क संबंधी देनी है, गत वर्ष देना है। तो ये सारी डिटेल्स हमें अपनी देनी होगी। सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है पाठ्यक्रम का प्रकार। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक तो नियमित आता है, एक स्ववित्त पोषित आता है। कभी कभी ये ऑप्शन खुलता नहीं है। अगर नहीं खुल रहा फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके कॉलेज ने खुद फिल कर दिया है ये ऑप्शन। लेकिन अगर खुल रहा है तो नियमित व स्ववित्त पोषित दो ऑप्शन आएंगे। नियमित का मतलब होता है आप सरकारी स्कूल से कोई कोर्स कर रहे हैं जिसकी फीस कम होती है। स्ववित्त पोषित का मतलब होता है आप कोई कोर्स कर रहे हैं स्वयं फीस देकर। प्राइवेट कॉलेज के लिए हम स्ववित्त पोषित बोलते हैं, जो सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं, प्राइवेट होते हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा फीस देकर कोई कोर्स करते हैं उसे आप स्ववित्त पोषित बोलते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं आपके एरिया में, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ पर हम नियमित लगाते हैं। तो नियमित या स्ववित्त पोषित जैसा भी आपका कोर्स है वो आप फिल कर लेना, हम नियमित सेलेक्ट कर लेते हैं। तो नियमित से संबंधित हमारे जितने भी कोर्स होंगे वे सारे यहाँ पर आ जाएंगे। पहले ये नहीं आ रहा था, अभी तक पाठ्यक्रम का नाम सेलेक्ट कोर्स वाला ऑप्शन ये नहीं खुल रहा था, अब खुल गया है। तो देखो यहाँ पर सारे कोर्स हमारे आ गए हैं। हम यहाँ से बीए सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ से बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी आपका ग्रेजुएशन वाला कोर्स है वो आप सेलेक्ट कर लेना। हमने बीए सेलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। यहाँ पर आ रहा है वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच। अब आप बीए तो कर रहे हैं, बीए में भी कुछ ऑप्शन होते हैं कि आप बैचलर ऑफ आर्ट्स नॉर्मल कर रहे हैं या बीए आप मैथ से कर रहे हैं, बीए किसी और स्पेशल सब्जेक्ट से कर रहे हैं। तो जितने भी बीए होती हैं वे सारी आ जाएंगी। जो आपकी है उसे आप सिलेक्ट कर लेना, ब्रांच क्या है आपकी। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। ये खुद आ गया है कि आप कौन से साल में हैं और कितने साल का आपका कोर्स है। तो हमारा 3 साल का कोर्स है और हम फर्स्ट ईयर में हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म नहीं भरा है तब आप यहाँ पर सेकेंड ईयर में फॉर्म भरेंगे तो 2 सेलेक्ट करेंगे। हम इसे नहीं छेड़ रहे हैं बिल्कुल भी। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं हम, जो कि हमारा लेटरल एंट्री वाला, कि क्या आपका प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है, इसे हमें नो करना होता है। देखो लेटरल एंट्री होता है डायरेक्ट अगर आपने सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है। कभी कभी साइंस के कुछ हमारे इंजीनियरिंग वगैरह के कोर्स होते हैं उसमें डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है हमारा। इसके अलावा ऐसा भी होता है फर्स्ट ईयर हमने कहीं और से किया तो हमने इस कोर्स में यहाँ पर डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है, तो उस कंडीशन में तो हम यस करते हैं, अदरवाइज हमें इसे नो ही करना होता है। सिक्स्थ ऑप्शन हो जाता है हमारा आवासीय व दिवा छात्र वाला। अगर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज के हॉस्टल में आप रह रहे हैं तो हॉस्टल की फीस भी आपको मिलती है स्कॉलरशिप के रूप में। तो उस कंडीशन में तो आप आवासीय छात्र सेलेक्ट करेंगे कि आप उसी के आवास में रहते हैं। अगर आप बाहर से कहीं पढ़ रहे हैं, उसी कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रह रहे, दूसरा कोई कमरा लिया हुआ है आपने या फिर अपने घर से ही पढ़ रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में दिवा छात्र सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट दिवा छात्र सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने की तिथि। तो देखो हम प्रथम वर्ष में ही है, तो यहाँ पर हमारा प्रथम वर्ष में जिस तारीख को हमने एडमिशन लिया वो डेट फिल करनी है। अब डेट कौन सी फिल करनी है, जब भी आपने फी सबमिट की है तो वो जो फी स्लिप आपको मिली है उस फी स्लिप पे जो भी आपकी डेट है वो आप यहाँ पर फिल कर देना। मान लेते हैं हमारी फी स्लिप पे डेट है ये वाली और इसे हम फिल कर देते हैं 1/8/2023। अब इसका हमें प्रूफ देना होता है, तो हम अपनी जो फी स्लिप हमें मिली है उसकी फोटो स्टेट लगा सकते हैं अपने फॉर्म के साथ, तो हमारे पास प्रूफ भी है। अब जो हमारी फी स्लिप की डेट है वो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश लेने की तिथि। क्योंकि फर्स्ट ईयर ही हमारा अभी भी है तो फर्स्ट ईयर में ये दोनों डेट सेम होती हैं, सेकंड और थर्ड ईयर में ये बदल जाती हैं, फर्स्ट ईयर में ये दोनों डेट सेम होती हैं। नेक्स्ट है हमारा जिस भी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं उसका पंजीयन क्रमांक, यानी कि हमारा एनरोलमेंट नंबर।
जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका अगर आपको एनरोलमेंट नंबर मिल गया वो आप फिल कर दीजिए। बाकी अगर एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। फर्स्ट ईयर में इस ऑप्शन को नहीं देखा जाता क्योंकि यहाँ पर स्टार भी नहीं लगा हुआ। देखो हर ऑप्शन में स्टार लगा हुआ है जो जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपको भरना होगा। फर्स्ट ईयर में जरूरी नहीं है तो स्टार नहीं लगा हुआ, तब आप इसे खाली छोड़ दीजिए फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सिटी का नाम, वो अपने आप आ जाएगा। अगर नहीं आता जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है वो फिल कर लेना आप। अब क्या आपका प्रवेश 12th क्लास की मेरिट के आधार पर हुआ है, ठीक है, सही बात है। ये 11th ऑप्शन हमसे कह रहा है कि अब 12वीं क्लास में आपके जितने नंबर मिले हैं उन नंबरों के आधार पर क्या आपकी मेरिट लगी थी और मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन हुआ है। अगर हुआ है तो आप यस कीजिए। अगर 12th क्लास के नंबरों के मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तब आप नो करेंगे। अब हमारे से पूछा जा रहा है यहाँ पर 12th नंबर में पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है। हम जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं किस आधार पर कर रहे हैं, हम इंटरमीडिएट के आधार पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद ही हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश इन परीक्षाओं के आधार पर हुआ है। अगर आपका ग्रेजुएशन में प्रवेश किसी भी परीक्षा के आधार पर हुआ है तब आप यस करेंगे और उस परीक्षा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी वो परीक्षा यहाँ पर नहीं है तो आप नो कर छोड़ सकते हैं, बात आपका काम चल जाएगा। ग्रेजुएशन में जनरली जो प्रवेश है वो परीक्षा के आधार पर नहीं होता तो हम नो कर देते हैं। हमारा बीए में जो प्रवेश है परीक्षा के आधार पर नहीं हुआ है। अगर यस करते हैं आप तो आपको यहाँ पर ये सारी डिटेल्स भरनी होंगी कि आपका जो रोल नंबर, जब आपने पेपर दिया था पेपर का रोल नंबर आप भर लीजिए। यहाँ पर किस साल आपने पेपर दिया है, कितनी आपकी रैंक आई है, जनरल रैंक, स्टेट रैंक कितनी आई है और नंबर आपके पेपर में कितने आई है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी पड़ेंगी। फिर अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नंबरों की। देखो हमें यहाँ पर अपने हाई स्कूल के और इंटरमीडिएट के नंबर भरने हैं क्योंकि इंटरमीडिएट से बाद ग्रेजुएशन के नंबर नहीं आएंगे क्योंकि उसमें तो हम पढ़ रहे हैं। तो दो ही ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं अभी, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के नंबर हमें यहाँ पर भरने हैं। अगर आपको CGPA मिला है, मतलब ABCD में आपको नंबर मिले हैं, तो आपका जो भी बोर्ड रहता है आप उस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उस CGPA को नंबर में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, उसके आधार पर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो आप YouTube पे काफ़ी सारी वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए आप गलत काम नहीं कर रहे, कुछ गलत नंबर नहीं अपने डाल रहे। तब जो आपका YouTube होता है वहाँ पर भी आप 4-5 वीडियो देखकर पता कर सकते हैं कि क्या तरीका रहता है आपके बोर्ड के CGPA के, जो CGPA होता है आपके बोर्ड का, उसे नंबर में बदलने का। जो भी हमारा CGPA है उसे नंबर में बदल लीजिए। लेकिन अगर आपको CGPA नहीं मिला, डायरेक्ट नंबर ही मिले हैं, फिर तो आप नंबर फिल कर dीजिए। सबसे पहले यहाँ पर फिल करना होगा, देखो ये फर्स्ट नंबर हाई स्कूल वाला है। अब इसकी बात करते हैं हम, हाई स्कूल हमने कब पास की है, तब हमने अपनी हाई स्कूल 2021 में पास की थी, तो हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। हाई स्कूल का पूर्णांक कितना है, कितने में से हमें नंबर मिले हैं, तो हमें 600 में से मिले हैं। जितने आपको मिले हैं उतने भरने हैं, जितने में से टोटल आपको नंबर मिले हैं। कितने नंबर आपके आए हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। मान लेते हैं हमारे 300 नंबर आए हैं, तो जितने भी आपके नंबर आए हैं वो आप फिल कीजिए। यहाँ पर आपको प्रतिशत फिल करना होगा, जितना प्रतिशत आपका बना है वो प्रतिशत आप यहाँ पर फिल कीजिए। और यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम लिखना है। अगर हमारा यूपी बोर्ड है तो हम यूपी बोर्ड लिख देते हैं, अगर दूसरा बोर्ड है तो आप वो दूसरा बोर्ड लिखिएगा। तो जो भी आपका बोर्ड है वो आपको बोर्ड का नाम लिखना होगा, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ऐसे करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट की डिटेल ठीक इसी तरह से देंगे। अगर CGPA मिला हुआ है उसे आप कन्वर्ट कर लेना नंबर में, नंबर आपको यहाँ पर भरने होंगे। आप इंटरमीडिएट हमने कब पास किया, 2023 में पास किया है। कितने टोटल नंबरों में से हमें नंबर मिले हैं, 500 में से मिले हैं। कितने मिले हैं हमें, तो हमें मिले हैं 420 नंबर मिले हैं। हम मान लेते हैं 420 नंबर मिले हैं, जितने आपको मिले हैं उतने भरना। कितना प्रतिशत बन जाता है हमारा, 84% बन जाता है। और कौन सा बोर्ड है, सेम है, हमारा यूपी बोर्ड है। हमने अपनी डिटेल्स भर ली है, एक बार सारी डिटेल्स आप चेक कर लेना, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर सब कुछ सही है, ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसे आप यहाँ पर फिल कीजिए। फिल कर लिया है हमने, यहाँ पर इस कंसेंट को साइन कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब हमने सबमिट कर दिया है। अब देखो हमारा सेक्शन 1 भी पूरा हो गया है। अब हम अपनी निजी डिटेल्स देंगे, अपना एड्रेस वगैरह देंगे, कुछ पर्सनल डिटेल्स देंगे हम यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमें अपना पता देना है, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये 4 हमारे बॉक्स हैं, इनमें पता देना है। तो यहाँ पर तो हमें अपना स्थायी पता देना है, जहाँ पर हमारा मुख्य घर है, मुख्य घर कहाँ के हम रहने वाले हैं। तो हमारा जो परमानेंट एड्रेस है वो हमें यहाँ पर फिल कर लेना है। जो भी आपका एड्रेस है वो फिल कर लेना, कोमा वगैरह यहाँ पर नहीं चलता।
तो कोमा वगैरह को ये मना कर देते हैं। बिना कोमा वगैरह के अपना एड्रेस ऊपर और नीचे इस तरह से आप फिल कर लेना, जैसे विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, थाना, जो भी आपका एड्रेस रहता है पिन कोड सहित वो आप यहाँ पर डाल देना। और यहाँ पर आपका करंट एड्रेस आता है। पत्र व्यवहार का मतलब होता है करंट एड्रेस। अगर आपका ये वाला एड्रेस स्थायी वाला और करंट वाला दोनों सेम ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, सेम हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर भी टाइप करना होगा। उसके बाद राशन कार्ड आईडी या फिर आपकी परिवार आईडी। तो कोई आपके पास राशन कार्ड है आपके पापा वगैरह का है, उसके पास उसमें कोई भी आईडी है वो आईडी यहाँ पर लिख देना। बाकी ये ज़रूरी नहीं है, ये पिछले साल आया है ऑप्शन और ये ज़रूरी नहीं था, इस साल भी ये ज़रूरी नहीं है। फिल कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नहीं पूछता इसे। अब अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो किस प्रकार के हैंडीकैप हैं आप उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो कितना आपका परसेंटेज रहता है, कितना भत्ता वगैरह आपको मिलता है, प्रमाण पत्र क्या है आपका, और वो जो प्रमाण पत्र के लिए आपने आवेदन किया था आवेदन संख्या क्या है, ये डिटेल्स आपको भरनी होंगी। अगर आप हैंडीकैप नहीं है तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मम्मी पापा के बारे में कि आपके माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं और आपका घर वगैरह कैसा है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी। ये जो हमारा ऑरेंज से टाइप में बॉक्स है इसमें। फिफ्थ का पहला ऑप्शन है हमारा, क्या छात्र छात्रा के पिता पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। तो अगर आपके पिता नाम वगैरह लिख लेते हैं अपना, हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं, 3-4 क्लास पढ़े हुए हैं, तो आप यस कर देना इसको। और उसके बाद कितनी क्लासेज उन्होंने पढ़ी हुई हैं, 1 से 5 तक के बीच में, या 6 से 8 तक के बीच में, या 9 से 10, या 11 से 12, या डिप्लोमा ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कितने आपके पिता साक्षर हैं, आपके पिता की क्वालिफिकेशन क्या है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। हम 9 से 10th कर देते हैं। क्या छात्र छात्रा की माता साक्षर है, अब आपकी माता पढ़ी लिखी है तो आप यस कर देना ठीक इसी प्रकार। और जो आपकी माता ने किया हुआ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर देना, माता की क्वालिफिकेशन क्या है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपके घर के बारे में पूछी जा रही हैं कि आपका कच्चा घर है, छत वगैरह उसकी कच्ची है तो आप टिक कर सकते हैं। आपके घर में कोई व्यक्ति नहीं है 25 साल से बड़ा तो आप टिक कर सकते हैं नीचे यहाँ पर। तो इस तरह की कुछ बेसिक सी डिटेल्स पूछी जा रही हैं, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन है तो उस ऑप्शन पर आप टिक कर देना। टिक कर देते हैं तो भी ठीक है, अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो भी ठीक है। तो आप पढ़ लेना, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना ऑप्शन। ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है इसे हम यहाँ पर फिल कर देते हैं 94927 और 927। और उसके बाद ये जो कंसेंट है इसे यहाँ से टिक करते हैं और अपडेट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं हमारा निजी की डिटेल्स कंप्लीट हो गई हैं। अब बैंक की डिटेल्स भी देखो अपने आप कंप्लीट हो गई हैं। एससी कैटेगरी के लिए कुछ कैटेगरी है उनकी बैंक की डिटेल्स अपने आप कंप्लीट हो जा रही हैं। अगर बैंक की डिटेल्स आपकी कंप्लीट नहीं होती हैं तो आपको यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट करना होगा अपने, और बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यह भी सेलेक्ट करना होगा किस एरिया में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका बैंक है, ब्रांच कौन सी है, बैंक में आपका क्या नाम है, और आपका बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, और आईएफएससी कोड क्या है। ये डिटेल्स आपको बैंक के लिए फिल करनी होगी। लेकिन बैंक का ऑप्शन अपने आप भी फिल हो जाता है क्योंकि ये आधार कार्ड आपका जिस भी बैंक में लगा हुआ होगा उस बैंक में ही पैसा आ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं शुल्क संबंधी। ये आपको अपने कॉलेज से बात करनी है। आप अपने कॉलेज में जाइए, अपने टीचर से पूछिए कि कितनी फीस आपको फिल करनी है, यहाँ पर कितनी फीस आपको फिल करनी है इस साल की, आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में कितनी फीस फिल करनी है। नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, तो नॉन रिफंडेबल आपका अनिवार्य शुल्क क्या रहेगा ये एक बार आपको पक्का अपने कॉलेज से फिल करना है। मान लेते हैं हमारे 7100 रुपये, तो हम 7100 रुपये फिल करेंगे। और इसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है इसे यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद इस कंसेंट को साइन करते हैं और अपडेट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं तो गत वर्ष की हमारे से कुछ डिटेल्स पूछी जा रही हैं। गत वर्ष की, पिछले साल हमने क्या किया है। तो गत वर्ष का परीक्षाफल पास है, हम पास हैं तभी तो आगे आई हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है कि गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, जो ऑप्शन नंबर 2 है। अब क्या था, हमारी वार्षिक प्रणाली थी या सेमेस्टर प्रणाली थी, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। हम सेमेस्टर वाइज पेपर देते थे या ईयरली पेपर देते थे। तो हम 12th में थे तो ईयरली पेपर देते थे हम। नेक्स्ट है हमारी अंक प्रणाली कैसी थी। वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली थी, मतलब हमें नंबर मिले थे या सीजीपीए मिला है या एसजीपीए मिला है, जो भी मिला है वो सिलेक्ट कर लेना। मान लेते हैं हमें सीजीपीए मिला है तो बाकी आपका जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अपना नंबर होता है नंबर सेलेक्ट कर लेना, सीजीपीए होता है सीजीपीए सेलेक्ट कर लेना। ये डिटेल्स आपको 12th क्लास की देनी है अपनी, क्योंकि लास्ट साल आप 12th क्लास में थे। तो हमने सीजीपीए सिलेक्ट कर लिया है अपना।
अब जो भी हमारा सीजीपीए है उसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना होगा। यूट्यूब वगैरह से अपनी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप अपना रूल देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपका सीजीपीए नंबर में कन्वर्ट होगा। तो नंबर में कन्वर्ट करने का जो भी तरीका रहता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने सीजीपीए को एसजीपीए को नंबर में कन्वर्ट कर लेना और यहाँ पर आपको नंबर फिल करने होंगे। तो गत वर्ष का प्राप्तांक पिछले साल आपको 12th क्लास में कितने नंबर मिले थे? 420 मिले थे। वो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। कितने में से मिले थे? 500 में से मिले थे। हमारी परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाती है। शिक्षण संस्थान का नाम, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम फिल करना है। 12th क्लास आपने किसी स्कूल से पास की है, वो स्कूल का नाम आपको फिल करना है। इस तरह से कर सकते हैं आप कि जनता इंटर कॉलेज सहारनपुर, तो इस तरह से आप अपना नाम फिल कर सकते हैं। जनता इंटर कॉलेज सहारनपुर इतना ही फिल कर देना। जनता इंटर कॉलेज जो भी आपके गांव का या देहात का नाम रहता है, वो स्कूल का जो भी आपके नाम है वो स्कूल का नाम आएगा यहाँ पर। ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे हम यहाँ पर फिल कर देते हैं 65996। इस कंसेंट को साइन करते हैं और अपडेट बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। हमने अपडेट तो कर दिया है। तब हमारे सामने कुछ ऐसा मैसेज आया है कि जो आपके फॉर्म की प्रविष्टियां थी वे सफलतापूर्वक भरी जा चुकी हैं। आवेदन पत्र पूर्ण करने के लिए अगला चरण है हमारा फोटो अपलोड करें। बिना फोटो के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने कहा है आपने अपने फ़ोन की जो बेसिक डिटेल्स थी कंप्लीट कर ली है, अब फोटो वगैरह आपको फिल करना होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर होम टैब पर क्लिक करना होगा, अपने मेन डैशबोर्ड पर जाना होगा अपने फॉर्म के। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं हमारे मेन डैशबोर्ड में क्या क्या चेंज हुआ है, कहाँ कहाँ पर टिक हो गया, कौन कौन से स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तब हमारा मेन डैशबोर्ड ये खुल गया है। अब देखो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला ग्रीन टिक हो रखा था, पहले से ही हो रखा था, अभी भी है। तो हमारा ये जो सेकंड स्टेप था ये अब हमारा ग्रीन टिक हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल कर लिया है। लेकिन हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ये भी ऑटोमेटिक टिक हो गया है, क्योंकि हमारा फोटो अब आधार कार्ड वाला ही रहेगा। इस साल से हमारे जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसमें फोटो नहीं अपलोड होता, फोटो आधार कार्ड वाला ही रहता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं डिजी लॉकर से सत्यापन करें हो गया था। यहाँ पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, यह भी टिक हो गया है। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है फोटो पर पत्र अपलोड करें, वो भी टिक हो गया है ऑलरेडी, क्योंकि आधार कार्ड वाला ही फोटो इसने एक्सेस कर लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा आवेदन पत्र को संशोधित करें। अगर इतने फॉर्म में हमने कोई डिटेल गलत भरी है तो उस गलत डिटेल को सही करने के लिए इस आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद हम उसे सही कर सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्म एडिट हो जाता है। अब हमें आवेदन पत्र को संशोधित नहीं करना है, हमारी सारी डिटेल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु। यहाँ पर हमें अपना इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स फिल करनी होगी। अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से आप हैं, तो कास्ट डिटेल्स आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये डिटेल्स ही भरनी होगी, अपनी इनकम डिटेल्स। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हमारी कुछ डिटेल्स होंगी, यहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स भरनी होंगी, वे आय वाली। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तब देखो हमें यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स भरनी होगी। तो आय प्रमाण पत्र की हमारी जो आवेदन फॉर्म संख्या है वो तो हमें यहाँ भरनी होगी, और आय प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ भरना होगा। तो आवेदन फॉर्म संख्या तो बड़ी होती है, बड़ी वाली जो नंबर है वो हम यहाँ पर भरेंगे और छोटे वाला नंबर यहाँ पर भरेंगे। हमने अपनी आवेदन फॉर्म संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक भर लिया है। ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे हम यहाँ पर फिल करते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसी डिटेल्स आएंगी। थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमारे सामने हमारे इनकम सर्टिफिकेट की सभी डिटेल्स लिखी हुई होगी कि कहाँ से इशू है, कब इशू है, क्या नंबर है, कितनी फैमिली एनुअल इनकम है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ होगा। अगर हमारा आय प्रमाण पत्र सही है, सारी डिटेल्स मैच कर रही हैं, तब हम यहाँ से वेरीफाई इनकम डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं कि हमारी सारी डिटेल्स सही हैं। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर। अब हमसे हमारे जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स पूछी जाएंगी कि आपका जाति प्रमाण पत्र क्या है। तो ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र मिलान सफल। अब ये हमारा हो गया है। अब हमसे जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स पूछी जाएंगी। ये हमारे जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या क्या है, ठीक इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक क्या है, उपजाति क्या है हमारी, तो वो सब डिटेल्स हमें अपनी यहाँ पर फिल करनी होंगी।
आवेदन फॉर्म संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक हमने अपना भर लिया है। उसके बाद उपजाति की बात करते हैं। जो भी आपकी उपजाति होती है वो उपजाति आप यहाँ से फिल कर लेना। जो भी आपकी उपजाति है, जो भी है रहने वाली है, वो आप अपनी खुद फिल कर लेना। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसे हम यहाँ पर फिल करते हैं 487 और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे सामने हमारे कास्ट सर्टिफिकेट की सारी डिटेल्स आ जाती हैं कि हमारी सब कास्ट क्या है, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, वगैरह वगैरह। अगर ये सारी डिटेल्स सही हैं तब हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है वेरीफाई कास्ट डिटेल्स। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं वेरीफाई कास्ट डिटेल पर और देखते हैं क्या होता है। अब हमारे सामने हमारा फॉर्म का मेन डैशबोर्ड आ गया है। इसका मतलब क्या है, हमारी कास्ट डिटेल्स भी वेरीफाई हो गई हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो 4th स्टेप है कास्ट इनकम सर्टिफिकेट वाला, इस पर भी ग्रीन आ गया है और यहाँ पर भी आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु इस पर भी ग्रीन टिक हो गया है। अब हमें प्रमाणीकरण हेतु अपना आधार नंबर डालना है, अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अब ये हमारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन का पेज खुल गया है। यहाँ पर कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स खुल रही होंगी, आपके सामने आ गई होंगी। मैं इन चीज़ों को हाइड कर दूंगा। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद देखते हैं क्या क्या है इसमें। थोड़ा नीचे आने के बाद हमारे सामने एक नोट आया है कि आपके पास आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन के 3 चांस हैं और आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन के 3 चांस हैं। तो 3 ही चांस मिलेंगे आपको, अच्छे से आपको कर लेना है ये। अगर 3 चांस में आप नहीं कर पाते तो आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करना होगा, फॉर्म दोबारा भरना होगा, ये सारी चीज़ आपको दोबारा यहाँ पर आना होगा और फिर 3 चांस मिलेंगे। तो देख लेना आप इसको ध्यान से। आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन होता है एक, और एक होता है आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन। तो आधार कार्ड के 2 ऑथेंटिकेशन होते हैं और दोनों ही हमें करने होते हैं। यहाँ पर आपका नाम लिख रहा होगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ रही होगी। यहाँ पर नाम होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर अपने आधार नंबर डालना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 3 नंबर बॉक्स में, यहाँ पर भी 4 नंबर बॉक्स में, यहाँ पर भी आपको अपने आधार कार्ड नंबर डालना है। हम यहाँ पर और यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देते हैं। हमने अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर लिया है और इसको टिक करते हैं। थोड़ा नीचे चलते हैं। थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया हुआ है। इस कैप्चा कोड को हमें यहाँ पर फिल करना है। हम इसे यहाँ पर फिल कर लेते हैं 81424 और वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं। अब हम वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। वेरीफाई आधार पर क्लिक करने के साथ ही हमारा आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन भी हो गया है। तो देखो आधार कार्ड में भी इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। पहले ओटीपी वगैरह भी आता था, लेकिन जैसे ही हमने अपना आधार कार्ड नंबर फिल किया है तो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन अपने आप ही हो गया है। ये भी हमारा डिजी लॉकर से ही हो गया है। तो ये भी हमारा डिजी लॉकर से कंप्लीट हो जाता है। तो इस बार का आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन करना थोड़ा आसान है। इस बार जो हम फॉर्म भर रहे हैं 2023-24 सेशन के लिए, वो आसान है। हर साल ये आधार ऑथेंटिकेशन होता ही नहीं था, तो ये टफ पड़ता था। इस बार तो काफ़ी आसान है, अपने आप ही हमारा आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारा क्या है। देखो नेक्स्ट है हमारा NPCI सत्यापन हेतु। तो ये अपने आप ही ग्रीन टिक करके आ गया है। यहाँ पर NPCI की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस पर आपका डेटा होता है, तो आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पर होती हैं। तो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट उस NPCI की वेबसाइट से डेटा आपका लेती है। अगर आपका डेटा मिल जाता है तो यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा, अपने आप ही आ जाता है फॉर्म भरने के साथ ही। देखो मैं ये फॉर्म भर ही रहा हूँ और ये अपने आप यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया है। अगर ये ग्रीन टिक नहीं आता है तब हमें क्या करना है, हमें गूगल पर NPCI सर्च करना है। NPCI हम लिख देते हैं तो NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये NPCI का हमारा मेन डैशबोर्ड आ जाता है, ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। हम कंज्यूमर है तो कंज्यूमर पर हम क्लिक करेंगे और भारत आधार सीडिंग, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है BASE, इस पर हमें क्लिक करना होता है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा, आधार मैपिंग स्टेटस। अब हमारा आधार कार्ड NPCI की वेबसाइट के साथ मैप है या नहीं है, उसकी डिटेल्स हमें मिलेंगी। उसके लिए हमें यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा और ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना होगा। हमने अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर लिया है, कैप्चा कोड फिल कर लिया है। अब चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक OTP वाला ऑप्शन आ जाता है। हमारे मोबाइल पर एक OTP गया होगा। अब उस OTP को हम चेक करते हैं। जो भी OTP हमारे पास गया है उस OTP को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं
और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारा आधार कार्ड की कुछ डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि आपका मैपिंग स्टेटस क्या है, एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। अगर ये एक्टिव है तब तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। NPCI सत्यापन हेतु अपने आप ग्रीन टिक आ जाएगा। अगर ये इनएक्टिव है, यहाँ पर इनएक्टिव लिखा हुआ है, एक्टिव नहीं लिखा हुआ है, या फिर ऐसा आ जाता है कि नो डेटा फाउंड फॉर योर आधार कार्ड, कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है, तब आपको क्या करना है, इसे एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए एक वीडियो मैंने बनाई हुई है NPCI वाली, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आप जाकर इसको एक्टिव कर सकते हैं। जैसे ही एक्टिव हो जाता है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ पर ग्रीन टिक अपने आप आ जाता है। तो NPCI वाला भी हुआ कि NPCI से ग्रीन टिक आपको कैसे लाना है अगर नहीं आता है। तो देखो क्या होता है, यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट थोड़े थोड़े दिन के बाद NPCI से आपका डेटा लेती रहती है। जैसे ही आप इसे एक्टिव कर देते हैं, इस स्टेटस को अगर आपने एक्टिव कर दिया है, तो जब भी यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट NPCI की वेबसाइट से आपका डेटा लेगी, उसे डेटा मिल जाएगा, तो यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा CBSE बोर्ड रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु। देखो इस ऑप्शन में क्या होता है, ये उनके लिए है जो बच्चे CBSE से पढ़े हुए हैं, 10th क्लास जिन्होंने CBSE से पास किया है। अब मैंने यूपी बोर्ड डाला है इस फॉर्म में, तो ये अपने आप ग्रीन टिक हो गया। लेकिन अगर मैं यूपी बोर्ड नहीं डालता, CBSE डालता, तो मैं यहाँ पर मुझे CBSE का रोल नंबर वगैरह फिल करना होता, कब मैंने 10th क्लास पास की है, रोल नंबर क्या वगैरह वगैरह में डिटेल्स फिल करनी होती, तब ये ग्रीन टिक अपने आप हो जाता। तो ये CBSE वालों के लिए है। इसके अलावा अगर CBSE स्टूडेंट्स का भी ये अपने आप ग्रीन टिक होके आ जाता है तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है, आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो गई। बाकी ये हमारा फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया, सब स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है यहाँ पर जांच हेतु प्रिंट करें। जांच हेतु प्रिंट करने पर हम क्लिक कर अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगा, इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। जांच हेतु प्रिंट करे पर अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या आता है, जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारा फॉर्म खुल जाता है। एक तरह से कह सकते हैं रो फाइल खुल जाती है हमारे फॉर्म की। यहाँ पर हमारा फोटो आ जाता है। अगर फोटो नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोटो आधार कार्ड से एक्सेस किया हुआ है उन्होंने, तो फोटो हम चेंज नहीं कर सकते, न अपलोड कर सकते। तो यहाँ पर हमारी डिटेल्स होंगी सारे फॉर्म की, मैंने हाइड कर दी होंगी क्योंकि मैं इसको प्रेजेंट नहीं कर सकता आपके सामने, किसी का फॉर्म ही है बच्चे का। तो इस फॉर्म की छाप की तारीख देख सकते हैं आप, 16 दिसंबर 2023 है। इसी सेशन का ये फॉर्म है। प्रिंट दिस पेज पर क्लिक कर आप अपने फॉर्म को यहाँ से प्रिंट कर लीजिए। अगर आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेते हैं तो उस फॉर्म को, जो प्रिंटेड फॉर्म है, उसे आपको अपने कॉलेज में लेकर जाना होता है। ये फॉर्म अपने कॉलेज में ले जाने के बाद अपने टीचर्स को दिखाना और उन्हें बताना कि सर इस फॉर्म में कोई कमी हो तो बता दीजिए हमें कहाँ कमी है। मैं आपको बता देंगे कि आपके इस फॉर्म में यहाँ पर कमी है। जहाँ जहाँ पर कमी हो उस कमी को आपको ठीक करने के लिए यहाँ से बैक पर क्लिक करना होगा। तो बैक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं। जहाँ जहाँ आपके फॉर्म में कमी बताएं आपके टीचर, आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर अपने आवेदन पत्र को आपको संशोधित करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ से दोबारा प्रिंट करना है, जहाँ चाहे तो प्रिंट करें, फिर उन्हें दिखाना है। अगर कुछ गलती मिलती है तो फिर यहाँ से संशोधित करना है और फिर सबमिट कर फिर प्रिंट कर ले जाना है। जब आपके जो टीचर हैं वे आपको बता दें कि आपका ये आवेदन पत्र अब पूरी तरह अच्छी तरह से सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, तब आपको यहाँ पर जांच के उपरांत सबमिट करें, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया उसके बाद न आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, न आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं, न कोई गलती ठीक कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक तभी करें जब आप 100% श्योर हो कि आपके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है। श्योर होने के बाद ही यहाँ पर क्लिक करें। और अगर आपने एक बार यहाँ पर क्लिक कर दिया है कि जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें, उसके 3 दिन बाद यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड हो जाएगा, आवेदन पत्र डाउनलोड करें। वहाँ से आप अपना आवेदन पत्र डाउनलोड कर अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। इसको आप जमा नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ये जमा करने हेतु नहीं होता, ये जमा करने हेतु नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है संस्था में जमा करने हेतु। तो इस ऑप्शन पर ही आपको डाउनलोड करना होगा। ये ऑप्शन तब मिलेगा यहाँ पर आपको डाउनलोड करने वाला जब आपका सबमिट हो जाएगा, और सबमिट हो जाने के 3 दिन हो जाएंगे। 3 दिन तक स्कॉलरशिप वाले आपका फॉर्म चेक करेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म था यूपी स्कॉलरशिप का ग्रेजुएशन के लिए। जो आप ग्रेजुएशन कैंडिडेट हैं BA BSc BCom वाले, वे इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। आई होप फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये सारी डिटेल्स अब आप समझ पाए होंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो, समझ पाए हो आप सब कुछ कि फॉर्म कैसे भरना है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनका फॉर्म गलत न भरा जाए। यूपी स्कॉलरशिप की इसी तरह से कोई भी डिटेल लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।